रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 18 अप्रैल और पाकिस्तान में जुमे की सुबह। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तज्जिया। आज की पहली खबर, 2 दिन 2 तकरीरें और दोनों ही बॉक्स ऑफिस पर हिट। पहले दिन तो आपको पता है, जो पिछला दिन है वो पूरा पाकिस्तान बल्कि अभी तक एक ही तकरीर को डिस्कस कर रहा है, और वो हमारे प्यारे मेरी जिंद मेरी जान जनरल आसिम मुनीर, जो हमारे आर्मी चीफ़ हैं, उनकी तकरीर थी, जिसमें वो गुस्से में भी आए, जिसमें उन्होंने कुरान करीम की आयत भी पढ़ी, जिसमें उन्होंने अंग्रेज़ी भी बोली। उन्होंने तमाम अपने जौहर जो हैं वो एक ही तकरीर में दिखा दिए। उसके बाद लफाफों ने, टाउट्स ने बताया कि वो बड़े ज़बरदस्त मुकर्रर हैं। उन्होंने ऐसे ही बताया जैसे तानसेन के बारे में बताया जाता है कि जब वो गाते थे तो बारिश शुरू हो जाती थी या चिरागों में आग नहीं भी लगी होती थी, तो तानसेन राग मिलार ऐसे गाते थे कि चिरागों में आग भड़क उठती थी। तो इस तरह के बाद में तबसरे किए गए। अब हमारी बाजी कैसे पीछे रह सकती थी। दूसरे दिन उन्होंने जौहर दिखाया और लाहौर के अंदर पंजाब डे मनाया गया। जी हाँ, आपको पता है, सिंधी अजरक का दिन, इसी तरीके से खैबर पख्तूनख्वा के अंदर अपनी सकाफ़त का दिन, जो कि बहुत अच्छी बात है, सब सूबों को मनाना चाहिए। इसी तरह पंजाब को भी मनाना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। पंजाबी की तो मसला ही ये हमारा सबसे ज़्यादा कि हम पंजाबियों का ये बहुत बड़ा मसला है कि अपनी ज़ुबान बोलते हुए शर्मिंदगी होती है, अपने कल्चर के ऊपर बात करते हुए शर्मिंदगी होती है, जो कि नहीं होनी चाहिए। बड़ा सूबा है और इसके अंदर भी, पंजाब के अंदर भी फिर मल्टीपल कल्चर्स हैं। सेंट्रल पंजाब का और कल्चर है, साउथ पंजाब का और है, नॉर्थ पंजाब का और है। सभी को अपने अपने कल्चर पर फ़ख्र भी होना चाहिए और उसे सेलिब्रेट भी करना चाहिए। लेकिन बहरहाल, मैंने जैसे कहा कि बॉक्स ऑफिस पर एक तकरीर हिट जा रही थी, उसने बॉक्स ऑफिस को तकरीबन तोड़ डाला था। तो बाजी मरियम आई, उन्होंने कहा कि ये कैसे हो सकता है, मेरे होते हुए कोई बॉक्स ऑफिस के ऊपर अपने ऊपर इतनी तनकीद करवा ले। ये तनकीद करवाने वाला काम सिर्फ मेरा है, मैं करूँगी। उन्होंने तकरीर ठोकी। पंजाब के दिन पर उन्होंने पंजाबी गानों का एक आध का जिक्र तो किया, लेकिन एक लफ्ज़ भी पंजाबी का नहीं बोला अपनी पूरी की पूरी तकरीर में। लेकिन ये कहा कि मैं ब्लू ब्लडेड, जी हाँ, उन्होंने कहा मैं ब्लू ब्लडेड पंजाबी हूँ, और मतलब खालिस पंजाबी हैं। उन्होंने कहा गूढ़ी पंजाबी हूँ मैं, बिल्कुल शुद्ध पंजाबी, इसके अंदर किसी किस्म की मेरे अंदर मिलावट नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं ब्लू ब्लडेड पंजाबन हूँ, पंजाबन नहीं, उन्होंने कहा पंजाबी हूँ, और मुझे अपनी ज़ुबान पर बड़ा फ़ख्र है, उसी ज़ुबान पर जिसका एक लफ्ज़ भी, चलें जी आयानू कह देती, सलाम कह देती, उसमें कोई एक लफ्ज़ जो है वो उसके ऊपर बोलती, लेकिन वो नहीं बोला गया। हाँ, ये ज़रूर है कि ये जो इवेंट था, इसके जो दावतनामे दिए गए वो तमाम पंजाबी में लिखे गए थे, अच्छी बात है अगेन। लेकिन जो चीफ मिनिस्टर थी, जो अपने आप को ब्लू ब्लडेड पंजाबन कहती हैं, उन्होंने एक लफ्ज़ भी नहीं बोला। लेकिन जो बोला उन्होंने वो फिर कमाल था। उसमें उन्होंने सबसे पहले तो वहाँ नसीबो लाल साहबा बैठी हुई थी, उन्होंने कहा कि मैं आपके गाने बहुत ही शौक़ से सुनती रही हूँ बचपन में। जी हाँ, आपने ज़रा कुर्सी थाम के बैठना है, गिरना नहीं नीचे। जी हाँ, बाजी की और नसीबो लाल की डेट ऑफ बर्थ में 1 साल का फ़र्क है, जो हमारे सामने सोशल मीडिया और विकीपीडिया से आता है। ज़ाहिर है हमने दोनों, हमारी जो बहनें हैं, उनके शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट चेक नहीं कर रखे। अगर कोई मुगालता हो रहा है, गलत फहमी हो रही है, तो पेशगी हमारी माजरत है। अब आप में से कई लोग कहते हैं कि गिल साहब आप बड़ी मिन्नत समाजत करते हैं, आप बड़ा ही मोहतात रहते हैं, आप तो कड़क बात ही नहीं करते, अब तो बाजी 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 कहते रहते हैं। भाई साहब, बात ये है कि हर वक्त तो वो फुटबॉल खेलते ना, एक मुझे अब याद नहीं, बबलेंडर होता था कि क्या नाम होता था, उल्टा नाम ना ले रहा हूँ, हॉकी में वो पाकिस्तानी प्लेयर्स की टांग के ऊपर ही हॉकी ठोके रखता था। हॉलैंड का प्लेयर होता था, बड़ा ज़बरदस्त प्लांटी कॉर्नर का वो माहिर था, और शायद प्लांटी स्ट्रोक का भी था। हम बड़े छोटे थे जब वो देखा करते थे, बाजी की तरह मैंने भी कह दिया, हम छोटे थे, हम वाकई छोटे थे। बहरहाल वो उनको कई कई दफ़ा फिर रेड कार्ड भी दिखाता था अंपायर। हमारे भी एक राणा जुनेद खेलते थे, वो भी यही वाला कारनामा अंजाम दिया करते थे, हॉकी ठोकने वाला। तो भाई मेरे ख़िलाफ़ तो पहले ही औरत कार्ड निकला रहता है, तो ये मुझे फिर बड़े एहतमाम से, बड़े एहतमाल से और बड़ी एहतियात से बात करनी पड़ती है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि हमारी सरकारी हाजन आसमा शराजी साहबा हों, अपने मंसूर अली ख़ान साहब हों, जितने भी बाजी मरियम के करीब के लोग हैं, उन्होंने औरत कार्ड हाथ में पकड़ा हुआ है मेरे ख़िलाफ़। मैं कोई बात करूं ना करूं, उन्होंने औरत कार्ड। तो इसलिए मैं आपकी तमाम तर जो क्रिटिसिज्म है उसको लेते हुए भी मैं
एहतियात का दामन हाथ में रखता हूँ और बाजी के लाके और सीखे के बगैर बात नहीं करता। तो बहरहाल बाजी ने कहा कि मैं जब बचपन में थी, छोटी सी थी, तो मैं नसीबो लाल साहबा को सुना करती थी। आप अगर नसीबो लाल साहबा बोल पड़ती कि भैन मेरी है, मीन हमारी एक ही उम्र है, कि आप झूले में मेरे गाने सुना करती थी, क्या मैं झूले में लेट के अपने गाने गाया करती थी। बहरहाल अब मुझे ये नहीं पता, नसीबो लाल साहबा के हर तरह के गाने हैं, लेकिन उनके कुछ ऐसे गाने भी हैं जिन पर आजकल नून लीग जो है वो पाबंदी भी लगा रही है, और 90% उनके ऐसे ही गाने हैं जो, क्योंकि यहाँ पर ख़वातीन भी ज़ाहिर है इस व्लॉग को देखती हैं तो मैं उसको रिपीट नहीं कर सकता, लेकिन वो गाने ऐसे हैं कि उनके ऊपर ज़ाहिर है उन गानों के मैं जो लिरिक्स हैं उनको भी रिपीट नहीं कर सकता कि वो क्या है। अब जो बाजी की वीडियोस का बाजी ने रखा हुआ है अपने पास पूरे का पूरा एक ज़ख़ीरा, और ये कहा है कि मेरे पास सभी की वीडियोस हैं, याद कीजिए, और बाजी ने कहा है कि बड़ी गंदी वीडियोस हैं और मैंने देखी हैं, उसमें बड़े बड़े लोग, तो वो तमाम चीज़ों को अगर इकट्ठा करें तो फिर समझ आती है कि वाकई नसीबो लाल के गाने भी बाजी ज़रूर सुनती होंगी, और कौन से वाले सुनती होंगी ये भी आप समझ सकते हैं। सिर्फ एक चीज़ बाजी उसमें करेक्ट कर लें कि नसीबो बेचारी आपसे या 1 साल बड़ी हैं या छोटी हैं, ये बचपन में जो आपने कह दिया है ना कि मैं आपके गाने सुनती रही हूँ, वो बेचारी क्या कहती है आपको आगे से, आप चीफ मिनिस्टर हैं, लेकिन इतना जुल्म ना करें आप उनके ऊपर, नसीबो लाल साहबा के ऊपर, वो आप ही की हम उम्र है। या आप ये कहें कि मैं आपके गाने जो हैं वो जवानी में सुना करती थी, या मैं आपके गाने जो हैं वो लेट जवानी में सुना करती थी, जो भी आपने कहना है आप कह लें, लेकिन ये बचपन वाला थोड़ा सा आपने ज़्यादा कर दिया। फिर उन्होंने एक और भी कारनामा अंजाम दिया। मंसूर मलंगी साहब बहुत बड़े सिंगर हैं, और ये जो हमारी मियाँ वाली झंग ये वाला बेल्ट है चनियोट, यहाँ के वो बेताज बादशाह हैं इस शायरी के, वैसे तो पूरे पंजाब के ही, लेकिन इस मट्टी में से सरगोदा ये वाला सारा जो एरिया है, इस मट्टी के गुंदे हुए उनके गीत होते थे और लिरिक्स और तमाम चीज़ें, और कौन नहीं जानता उनके बेहतरीन परफॉर्मेंस को। तो मंसूर मलंगी साहब का बहुत शोरा आफाक एक गीत है, एक फुल मोतियेदा, और आरिफ लोहार साहब ने भी ज़रूर गाया होगा, वो भी हमारे लिए तो बड़े मोहतरम है, सिंगर है, लेकिन उन्होंने ज़ाहिर है मंसूर मलंगी साहब का ही वो गाना जो है उन्होंने दोबारा री परफॉर्म किया होगा। लेकिन हमारी बाजी तो आपको पता है ये हिस्ट्री में फ़िक्शन पढ़ती हैं, और उसके बाद वो लीडरशिप भी पढ़ रही होती हैं ऊपर, और एमए इंग्लिश कर रही होती, तो बाजी बहुत कुछ कर रही होती हैं एक ही टाइम के अंदर। तो इसी तरह बाजी ने सरे महफल ही सबके सामने मंसूर मलंगी साहब का जो गाना था वो उन्होंने कहा कि आरिफ लोहार साहब मुझे बहुत पसंद है, बस जो नीचे किसी ने लिख दिया नालायक ने, वो बाजी ने बोल दिया। बाजी ने नहीं सोचा कि इसका क्रेडिट किसी और को जाता है। जैसे नूर जहाँ साहबा के जो शोरा आफाक गीत हैं, इसी तरीके से मेहदी हसन साहब की जो गज़ल्स हैं वो आज भी लोग गाते हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन आपने अगर उन्हें कोई किसी किस्म का क्रेडिट देना भी है तो फिर साथ ओरिजिनल सिंगर का। इस लेवल के ऊपर जब चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर बात करते हैं तो जो कॉपीराइट्स होते हैं, जो किसी का असल क्रेडिट होता है, वो उससे नहीं छीना जाता। फ़नकार के पास होता ही ये है। वैसे तो आप खुद माशाल्लाह से बहुत बड़ी फ़नकार हैं बहन हमारी, तो आपसे ज़्यादा ये कौन जानता है, तो ब्लू ब्लडेड आप पंजाबी भी हैं, और उन्होंने थोड़ा सा ये ब्लू ब्लडेड आप पता नहीं खालिस जो है वो पंजाबी की बात वो कर रही हैं, या वो अपने आप को जो एक हुक्मरान ख़ानदान की वजह से ब्लू ब्लडेड कह रही हैं। आजकल ब्लू आइड तो आप हैं, ये तो हमें पता है, ब्लू आइड तो आप हैं, बहुत ज़्यादा शिद्दत के साथ हैं, लेकिन ये ब्लू ब्लडेड हमें थोड़ा सा समझ नहीं आया। उसकी वजह ये है कि अभी तो आप थोड़ी देर पहले तक बताया करती थी कि आप कश्मीर की बेटी हैं, अगर आप कश्मीरी हैं तो ये ब्लू ब्लडेड पंजाबी आप कैसी हैं। बहरहाल इन लोगों ने भी सबको सही ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है। पूरे पंजाब के अराई बरादरी ये समझती है कि मियाँ साहब अराई हैं, या मियाँ साहब का अराई बरादरी के साथ कोई लेना देना है। मैं ये नहीं कह रहा सारे, कुछ को पता भी होगा कि नहीं है। बाकी कश्मीरी बरादरी ये समझती है कि मियाँ साहब हमारे हैं। आज बाजी ने कहा कि मैं तो ब्लू ब्लडेड पंजाबी हूँ, तो ये काम भी हो गया। अब चलते हैं जी आगे, अगली ख़बर जो है उसकी तरफ हमने चलना है, लेकिन चलते चलते आपको सिर्फ ये बता दें कि बाजी ने साथ साथ ये कहा है कि मदीना मुनव्वरा में जब यहाँ से जलावतनी मुशर्रफ के साथ प्रेसिडेंट मुशर्रफ जो उस वक्त के थे, या जनरल मुशर्रफ या डिक्टेटर मुशर्रफ, जो भी आपने उनको कहना है, अल्लाह गरी के रहमत करे उन्हें, वो उनका जब ज़माना था तो हमें ज़ाहिर है ये डील करके गए थे जद्दा, तो उन्होंने कहा कि वहाँ मैं होती थी तो वहाँ हिजाज़ मुक़द्दस का बहुत साथ था, वहाँ पर वो जो अल्लाह का घर है उसका बड़ा आसरा था। चलें ये तो अच्छी बात है, लेकिन एक बात उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त कही, उन्होंने कहा कि उस वक्त तो वहाँ बारिश नहीं होती थी, आजकल होती है।
चलें, अच्छी बात है बाजी। आजकल होती है तब नहीं, मेरा ख्याल तब जितनी होती थी उतनी आजकल होती होगी। लेकिन बहरहाल बाजी ने फिर ये भी कहा कि जब बारिश होती थी तो मुझे मट्टी में से पाकिस्तान की खुशबू, पता नहीं बाजी क्या क्या, मेरा ख्याल किसी ने लिख के दे दिया। बाजी ये अच्छा नहीं लगता। आप जो सिंथेटिक मटेरियल होता है ना, ये जहन में रखिएगा, सिंथेटिक और ओरिजिनल ये दो डिफरेंट फील्ड्स हैं। आप जब पूरे का पूरा ही, हमने पूरा आपका पर्सोना ही सिंथेटिक बनाया हुआ है, तो आप फिर ओरिजिनलिटी ना डाला करें बीच में। मतलब आप ऐसा तो नहीं लग सकता ना कि आप एक प्लास्टिक का शॉपिंग बैग लें और उसके ऊपर तिल्ले से कढ़ाई करें, तो वो कितनी बुरी लगेगी, नहीं लगेगी ना ठीक। वो धागे की कढ़ाई, वो प्लास्टिक के ऊपर वो प्रिंट ही हुआ होगा तिल्ले की तरह का, तो ठीक होगा। मतलब कि सिंथेटिक है, आप जाली सी आपने पर्सनैलिटी बनाई हुई है, बस उसी को फिर जारी रखा करें। ये बारिश, महकती मिट्टी, कच्ची मिट्टी तो महकेगी, है मिट्टी की मजबूरी, चाहत में क्या दुनियादारी, इश्क में कैसी मजबूरी। तो आप वो वाली बातें अगर शायराना किस्म की ऐड करेंगी तो वो आपके मुंह से सजती नहीं है, आपके ऊपर भी सजती नहीं है बहन मेरी। चलें जी, खैर अगली खबर की तरफ चलते हैं। अगली खबर है बांग्लादेश से, बड़ी ही इंटरेस्टिंग खबर है। पाकिस्तान से बांग्लादेश ने अब बाज़ाब्ता तौर पर 3 मुतालबात कर दिए हैं। मुतालबात तो आपको अभी बताता हूँ क्या किए हैं, लेकिन आपको ये बता दूँ कि अभी अभी जब चंद महीने पहले जब वहाँ पर शेख हसीना वाजिद की जो हुकूमत थी वो गिराई गई थी, तो हमारे उस वक्त के DGISI जनाब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नदीम अंजम साहब ने ये कहा था, मतलब बाकायदा तो बयान नहीं दिया था, पॉस्चरिंग पूरे मुल्क में ऐसी थी कि ऐसी कीता है, देख लो असी की कीता है, गवर्नमेंट सुट दी ऐ हुण फिर वेख लो तुसी की कीता है वेख लो। क्योंकि जो नई गवर्नमेंट आई है बांग्लादेश के अंदर, उन्होंने पाकिस्तान से 3 तकाजे किए। पहला तकाजा तो उन्होंने ये किया है कि 1971 में जब ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान अलग हुआ, मीन पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए और बांग्लादेश अलग मुल्क बना, तो उस वक्त हमारे ज़ुम्मे, इस तरफ की पाकिस्तान के ज़ुम्मे, उनके 4.52 अरब डॉलर थे। जी हाँ, 4.5 अरब डॉलर हमने उनके देने हैं। उन्होंने कहा कि पहले तो वो दे दें, आप हमारे खा गए हैं, वो हमारा हिस्सा है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे पाकिस्तान कई दफ़ा क्लेम करता है कि 1947 में कुछ हिस्सा बनता था पाकिस्तान का, जो हिंदुस्तान ने हमें नहीं दिया था। अब बांग्लादेश हमसे तकाजा कर रहा है कि हमारा कुछ हिस्सा बनता था, वो आपने हमें नहीं दिया। तो एक तो 4.5 अरब उन्होंने मांग लिया है, उसमें एसेट्स भी हैं, उसमें इन्वेस्टमेंट्स भी हैं और उसमें बहुत सारी चीज़ें, लेकिन ओवरऑल उन्होंने कहा कि 5.5 बिलियन आपने हमें देने। फिर उन्होंने कहा है कि 200 मिलियन इसी के अंदर शायद शामिल है, नहीं पैसों के अंदर, जो उस वक्त एक तूफ़ान आया था जिसकी वजह से भी पाकिस्तान टूटा था, क्योंकि याया खान साहब गए ही नहीं थे। एक मेरा ख्याल भोला नामी एक साइक्लोन आया था, एक समुद्री तूफ़ान आया था, और जिसने बहुत तबाही मचाई थी ईस्ट पाकिस्तान में। और उस वक्त के डिक्टेटर जनरल याया खान जो है वो नहीं गए थे वक्त के ऊपर, बहुत लेट गए थे, और वहाँ बहुत बड़ी कैटास्ट्रॉफी हो गई थी, वहाँ पर बहुत सारी अमवात हो गई थी, वहाँ पर बहुत बड़ी एमरजेंसी बन गई थी। और पाकिस्तान की जो उस वक्त की मिलिट्री थी, गवर्नमेंट थी, उन्होंने उस तरीके से रिस्पॉन्ड नहीं किया था। तो उन्होंने कहा वो 200 मिलियन है वो भी दें, हमारे रहते हैं। फिर उन्होंने कहा कि आप हमसे माफ़ी मांगें। जी हाँ, दूसरा उन्होंने तकाजा ये किया है कि आप हमसे फॉर्मल, बाज़ाब्ता तौर पर आप हमसे माफ़ी मांगें। किस चीज़ की, वो उन्होंने बताया है। उन्होंने कहा कि जो हमने आपसे आज़ादी लेने की लिबरेशन जंग लड़ी 1971 में, उसमें आपने 3 मिलियन, जी हाँ, तकरीबन 30 लाख लोगों को बांग्लादेश में कत्ल किया। जाहिर है हमारी फ़ौज के ऊपर बात कर रहे हैं, हमूदुर रहमान कमीशन की बात कर रहे हैं। जाहिर है जो हमारे दूसरे लोगों ने तो यहाँ से जाके उनके मुताबिक, ये उनका वर्जन है, हमारे आम शहरियों ने जाके तो वहाँ कत्लो गारत नहीं की ना, हमारी फ़ौज थी वहाँ पर। उनके इल्ज़ाम लगा रहा है बांग्लादेश और कह रहा है कि लिबरेशन वॉर में जो हमने आज़ादी की जंग लड़ी, उसमें 30 लाख लोगों को जो है वो आपने कत्ल कर दिया, और तकरीबन 2 लाख ख़वातीन की असमत दरी की गई, 2 लाख औरतों की इज्जत लूटी गई वहाँ पर। वो भी इल्ज़ाम जो है दोबारा पाकिस्तान पर, जाहिर है वहाँ पर हमारी मिलिट्री थी, मेरा ख्याल उसी पर लगा रहे हैं। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो बांग्लादेश ये दूसरा इल्ज़ाम लगा रहा है। पहला कि 30 लाख लोगों को कत्ल कर दिया, दूसरा कि 2 लाख ख़वातीन की इज्जत लूट ली गई, असमत दरी की गई, और तीसरा उन्होंने ये कहा है कि जो वेस्ट पाकिस्तान के वहाँ पर को तकरीबन 3.25 साढ़े 3 लाख
उर्दू स्पीकिंग फैमिलीज़ हैं जिन्हें बिहारी कहते हैं वहाँ पर, और उनको आपने रिपैट्रिएट नहीं किया। वो आपके लोग हैं, उनको वापस लेके जाएं, आप उन्हें वापस लेकर नहीं जाते। अब उन बेचारों के लिए भी ज़िंदगी तंग की हुई है। यहाँ इसलिए नहीं उनको लेके आते कि सिंध वाले कहते हैं कि वो आबादी के तनासब में रखल बदल जाएगा। मुझे नहीं पता क्या वजह क्या है, क्यों नहीं लाते उनको। अगर वो हम ओन करते हैं कि वो हमारे शहरी हैं तो उनको लाना चाहिए। बांग्लादेश तो उनको ओन नहीं करता, वो कहता है कि ये उधर से माइग्रेट करके आए थे, उर्दू स्पीकिंग थे। ज़ाहिर है 1947 से 1971 तक तो एक ही मुल्क था, तो बहुत सारे लोग वहाँ गए थे, तो उन्होंने कहा ये हमारे लोग नहीं, अपने लेके जाएं। ये 3.25 लाख के करीब लोग हैं, और ये वहाँ पर कच्ची आबादियों में रहते हैं, इनके पास कोई बराबरी के हकूक़ नहीं है, बहुत ही उनकी बदतर ज़िंदगी है। तो उनको पाकिस्तान को लाना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान जो है वो जूं का तू नहीं करता इसके ऊपर। बहरहाल उन्होंने कहा कि ये अपने सारे जो आपके लोग हैं इनको भी आप लेके जाएं, और शायद 1982 तक हमने कोई 1.25 लाख लोगों को हम लाए थे, लेकिन उसके बाद हम 1982 के बाद हमने शायद रिपेट्रिएशन का जो काम है वो नहीं किया। तो ये सूरत हाल है जी। बांग्लादेश, जहाँ पर डॉक्टर यूनुस आजकल गवर्नमेंट के सरबराह हैं, उन्होंने अब पाकिस्तान से बाज़ाब्ता तौर पर अब ये डिमांड कर दी है कि पैसे भी दें, माफ़ी भी मांगें और अपने लोग भी लेकर जाएं। अच्छा जी, अब चलते हैं अगली खबर की तरफ, और अगली खबर हिंदुस्तान से आपके सामने रखते हैं। अभी तो हमने बांग्लादेश से आपके सामने खबर रखी, अब हिंदुस्तान से। हिंदुस्तान में भी लगता है कि मोदी साहब ने चौधरी निज़ामुद्दीन की नकल करना शुरू कर दी। वहाँ पर भी काम सख्त कर दिया है। कांग्रेस के जो रूहे रवां हैं वहाँ पर ख़ानदान, गांधी ख़ानदान जो है, उस पर राहुल गांधी और उनकी वालदा सोनिया गांधी पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस बना दिया गया है। इससे पहले आप याद कीजिए कि जो आम आदमी पार्टी, जिन्होंने दिल्ली में बहुत बड़ी कामयाबी समेटी थी, और केजरीवाल उनके जो पार्टी लीडर थे, उन पर शराब के ठेकों में रिश्वत लेने का इल्ज़ाम लगाकर उन्हें जेल में फेंका था। फिर वो इलेक्शन से अलग हुए थे तो उन्हें बेल मिली थी, और फिर उनकी पार्टी वहाँ बुरी तरह से हार गई, और अब बीजेपी जीत चुकी है वापस दिल्ली के अंदर। अब कांग्रेस के ऊपर भी उन्होंने वही काम किया, और केस ये बनाया है कि नेहरू साहब ने 1938 में, जी हाँ 1938 में उन्होंने नेशनल हेरल्ड न्यूज़पेपर बनाया था, और जाहिर है उस न्यूज़पेपर की बहुत सारी बिल्डिंग्स थीं, और जैसे अब आपने देखा होगा रेडियो पाकिस्तान की बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं कई शहरों में। अब रेडियो तो इतना नहीं रहा, या है भी तो बड़ी छोटी जगह से ऑपरेट हो सकता है, लेकिन वो बिल्डिंग्स अरबों रुपए की हैं, तो उसके जो एसेट्स हैं वो तकरीबन कोई 2000 करोड़ के हैं या उससे भी ज़्यादा हैं। तो इल्ज़ाम है कि शायद 800 करोड़ के एसेट्स हैं, बाकी सब मिला के शायद 2000 करोड़ इसके अंदर है। तो कहा यह जा रहा है कि इसमें मनी लॉन्ड्रिंग की है गांधी खानदान ने, और 2022 में इनके खिलाफ इन्होंने इन्वेस्टिगेशन शुरू की थी, और अब इनके खिलाफ बाज़ाब्ता ये इंक्वायरी खोल दी गई है, केस शुरू हो गया है। तो लग ये रहा है कि मोदी भी वहाँ पर जो भी उनके सियासी मुखालिफ हैं उनमें से किसी को भी, जो यहाँ पर जनरल आसिम मुनीर साहब कर रहे हैं कि वो भी अपने मुखालफिन को किसी सूरत सांस नहीं लेने दे रहे, वहाँ पर भी मोदी साहब भी तकरीबन यही कर रहे हैं कि वो भी मुखालफिन के ऊपर उसी तरह के। लेकिन मेरा ख्याल है वहाँ पर फिर भी अभी वो आज़ाद फिर रहे हैं, ऐसा नहीं कि उनके नामों पर लकीर लग गई या टेलीविज़न पर नहीं आ सकता उनका नाम, ये वाले मामलात वहाँ नहीं है। लेकिन बहरहाल वहाँ भी सख्ती है। अगली खबर की तरफ चलते हैं, और अगली खबर हबीब अकरम साहब ने एक छोटा सा, मैं सिर्फ एक लाइन में ही कह दूंगा, ज़्यादा बात इस पर मैं नहीं करूंगा। उन्होंने कहा है कि अमेरिकी कांग्रेस के मेंबर जैक बर्गमैन, जी हाँ ये वही हैं जिनसे डॉक्टर आरिफ अलवी और मेरी मुलाकात हुई थी, और हमारी उनसे बातचीत भी हुई थी, और उन्होंने खुद इजहार किया था कि वो पाकिस्तान के बारे में क्या समझते हैं, बहुत क्लैरिटी थी उनको उनके बारे में। अब हबीब अकरम एक इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हैं, वो कह रहे हैं कि जैक बर्गमैन ने कुछ मुलाकातें पाकिस्तान में अपनी मर्जी से करना चाहिए, उन्हें रोकने के लिए जो जो पापड़ बेले गए वो अपनी जगह एक दास्तान है जिसे बाद में सुनाएंगे। मुझे भी खैर उस दास्तान का पूरा पता है, लेकिन ये कहानी फिर सही भी वक्त अच्छा नहीं है, आ जाए तो आपके सामने पूरी कहानी रखेंगे। अच्छा जी, अब अगली खबर आपके सामने जो अमेरिका की और चाइना की वॉर है वो बहुत ही गंभीर हो गई है। एक दूसरे के ऊपर टैरिफ्स तो अब इतने लगा दिए हैं कि याद करना भी मुश्किल है। किसने 184% लगाए हैं, किसने 140%, कोई पता नहीं है। किसी ने 200% कर दिए हैं कि क्या कर दिए हैं। सुबह कोई और टैरिफ होता है, दोपहर को और। मीन सदर ट्रंप जो हैं वो गुत्थम गुत्था हैं इस वक्त चाइनीज़ जो गवर्नमेंट है उनके साथ टैरिफ्स के ऊपर। अब चाइना ने अपनी एयरलाइन को अहकामात दिए हैं कि वो अमरीकी बोइंग तैयारे जो हैं वो ख़रीदना
बंद कर दें, वो अमेरिकी बोइंग तैयारे ना खरीदें। ये एक दूसरे को टिट फॉर टैट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उससे ओवरऑल जो पूरे का पूरा एक माहौल है, मैं यही कह सकता हूँ कि जो पूरे का पूरा मामला है दुनिया के अंदर वो ख़राब हो रहा है। ट्रेड ख़राब हो रहा है, स्टॉक एक्सचेंजेस ख़राब हो रही हैं, यूरोप परेशान है, पूरी दुनिया ही इस वक्त रिसेशन की तरफ शायद बढ़ रही है। बहरहाल मुझे यहाँ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।